ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इधर एनआईए और एसटीएफ के बाद अब आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी रुड़की पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। रुड़की एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने अभी 2 और संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया है, जिनका नाम साजिद और बंटी बताया जा रहा है। ये दोनों हाल ही में दिल्ली तिहाड़ जेल से छूटकर आए हैं, जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद थे। वाले अधिकारी भी आए हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं, जो भी घटना है इसके बारे में अपना इनपुट दे रहे हैं। ये भी अपने जो भी आईबी हेडक्वार्टर है या कंसर्न ऑफिसर है उनको अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो भी संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो कुछ मोहल्ले हैं जहाँ इस तरीके के लोग रहते हैं बिना वेरिफिकेशन के, उन एरियाज़ में हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलवाई है। कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनके पास अगर अपनी आईडी भी नहीं है, ना उनका वेरिफिकेशन हो रखा है, तो उन लोगों को लाके हम थाने में पूछताछ कर रहे हैं। और लोकल थाने में या लोकल ये जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ इनका मतलब हम कंसल्टिंग थाना से इनका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इधर रुड़की में हुए बमकांड पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण संचार ने बयान दे प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। संचार ने कहा कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की धनराशि भी पर्याप्त नहीं है। बमकांड की मल्टी डायमेंशनल जांच कराने की मांग करते संचार ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। ये बहुत खेदजनक और दुख के साथ मैं कह रहा हूं, ठीक है किसी की शादी में शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जाएं, लेकिन जो एक पीड़ित परिवार है, मैं आज गया था वहां और उनको भी ये वेदना है कि मुख्यमंत्री, उनके और नुमाइंदे और प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी, कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं आया। मुझे सबसे बड़ी एक और दुख होती है कि प्रदेश में कहीं भी घटना होती है उसको एक निगाह, एक एंगल, एक अप्रोच से देखनी चाहिए। रुड़की में इतनी बड़ी घटना, ये प्रदेश की बहुत बड़ी घटना है। मैं ये नहीं कहता कि हल्द्वानी नहीं जाना चाहिए था शासन प्रशासन को, मैं ये नहीं कहता कि रामनगर नहीं जाना चाहिए था हल्द्वानी प्रशासन को, लेकिन जिस तरीके से वहाँ तत्परता के साथ गए थे, उसी तरीके से यहाँ आकर के रुड़की आकर के उस पीड़ित परिवार, उस जो बच्चे जिसके बच्चे की डेथ हुई है, इस देश के नौनियाल, इस देश के होनहार बच्चे की डेथ हुई है, यहाँ शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री को इमीडिएटली आना चाहिए। इधर चक्राता में बुधवार को हुए सड़क हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह दर्दनाक हादसा चक्राता के टंगड़ी मार्ग पर हुआ। टाटा सूमो विकासनगर की ओर से जा रही थी। इस हादसे में सूबे के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अपडेट्स देने के लिए हमारे सहयोगी गजेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गजेंद्र, चक्राता में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? यदि हम बात करें कल क्षेत्र में लगता है कि तकनीकी कारणों के चलते हमारा संपर्क गजेंद्र से नहीं हो पा रहा है। इस बीच चक्राता में हुए बुधवार सुबह सड़क हादसे पर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार और उसके नुमाइंदों पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्रियों का सूबे की जनता से कोई सरोकार नहीं, वे केवल मौज मस्ती और अपने प्रचार तंत्र से जुटे हुए हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जिस तरीके से कम से कम दिनेश अग्रवाल जी से तो मैं उम्मीद नहीं करता था, गंभीर व्यक्ति मानता हूं, लेकिन जिस छिछोरे ओछे घटिया प्रचार का नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया वो असहनीय है, अमानवीय है, मैं ये भी कहूँ।
इधर हाल ही में उत्तराखंड के दौरे पर आए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड को केंद्र पर निर्भर बताया था। मुलायम के बयान को समर्थन दे सपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो भाइयों की तरह हैं, जिनमें उत्तराखंड बहुत कमजोर है और केंद्र पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की कमजोर स्थिति के चलते काफी संख्या में लोग प्रदेश के पलायन भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई ऐसे विधायक हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश के दिनों को याद करते हैं। इधर प्रदेश में सदस्यता अभियान के तहत भाजयुमो 4 लाख युवाओं को बीजेपी से जोड़ेगा। ये फैसला दून में हुई भाजयुमो की बैठक में लिया गया है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल ने बताया कि सदस्यता अभियान को तेज गति देने के लिए भाजयुमो ने तैयारी कर ली है। थपलियाल ने कहा कि प्रदेश भर में भाजयुमो ने 4 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में लिया है कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश ने कमर कस ली है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाके और मंडलों में जाके और हर एक बूथ पे 100 PM मतलब प्राइमरी मेंबर ऐसे करके बनाएंगे और 4 लाख का सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने इस प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश के लिए तय किया है और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमने ये लक्ष्य तय किया है इससे भी ज्यादा भारतीय जनता युवा मोर्चा पहुंचे। और आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक उपेक्षा का दंश झेल रहे संस्कृत महाविद्यालय की। मामला रुद्रप्रयाग के 108 वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय का है, जहां दुर्दशा का ऐसा आलम है कि ना तो यहां पर्याप्त भवन है और ना ही शैक्षणिक संसाधन। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में शिक्षा की क्षति आज एक बड़ी समस्या है। छात्रों का पलायन, शिक्षकों का लापरवाह रवैया, ऐसे तमाम किस्से शिक्षा को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसा ही मामला रुद्रप्रयाग में भी सामने आया है, जहां बना संस्कृत महाविद्यालय शिक्षा विभाग की लचर कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। तस्वीरें हैं श्री 108 वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय की, जिसका अस्तित्व आज प्रशासन की अनदेखी और शिक्षा विभाग के लापरवाही रवैये के चलते खतरे में है। 1986 से हमारे विद्यालय में नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसलिए जो पूर्णकालिक अध्यापक हैं 2 हैं, अन्य कुछ जो है संविदा के रूप से यहाँ पर अध्यापन कर रहे हैं। इन विद्यालयों का राजकीयकरण नहीं हो पाया और राजकीयकरण न होने से आज जो हमारी समस्त प्रबंध समितियाँ हैं वो विद्यालय का संरक्षण ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। अर्थाभाव के कारण, वित्तीय व्यवस्था की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वर्षों से हमारे विद्यालय जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं। साल 1925 में स्वामी सच्चिदानंद ने श्री 108 वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना इस उम्मीद से की थी ताकि आने वाली पीढ़ी को देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जा सके। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इसकी खराब होती तस्वीर ने महाविद्यालय को फीका कर दिया। छात्रों का संस्कृत से उठता मोह पहले से ही महाविद्यालय के सामने एक बड़ी चुनौती थी। ऊपर से संसाधनों की कमी और शिक्षकों के टोटे ने हालात और खराब कर दिए। ये बिल्कुल दयनीय स्थिति में हो चुका है अभी वर्तमान समय में। जो यहाँ पर छात्रावास है वो भी बिल्कुल खंडहर पड़े हुए हैं, उनकी कोई मरम्मत नहीं की जा रही है। शिक्षित में शिक्षा के लिए जो पद सृजित हो रखे हैं उसमें भी अभी तक कार्यरत कोई नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ पर विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो अगर में पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है कि संविदा पे जो टीचर लगे हैं उनको जो है कि लगभग 5-6 साल से अब तक जो कोई भी तनख्वाह नहीं मिली है और विद्यालय की बहुत ही जो है कि दयनीय दशा है। यहाँ जो छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को जो है कि ड्रेस की व्यवस्था नहीं है और साथ में आजकल जैसे जाड़े का मौसम है तो बच्चों को सुबह नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। शासन की उपेक्षा झेल रहे संस्कृत महाविद्यालय आज कठिन परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान की सदियों पुरानी भाषा को जिंदा रखने की
कोशिश कर रहा है। ये कहानी सिर्फ वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय की नहीं है। प्रदेश में ऐसे कई महाविद्यालय हैं जो आज दयनीय अवस्था में हैं। ऐसे में जरूरत है समय रहते संस्कृत को संवारने की पहल हो, वरना वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ी इस भाषा से महरूम रहेगी। रोहित डिमरी, जैन टीवी, रुद्रप्रयाग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।